तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में हमने जो है ए और बी टाइप के क्लाइमेट को समझ लिया था, बी टाइप के क्लाइमेट को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम सी टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स, जो कि 30 to 50 डिग्री के बीच में आते हैं। 30 to 50 डिग्री के बीच में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें हॉट एंड ह्यूमिड समर्स देखने को मिलते हैं। अब मिल्ड एंड माइल्ड विंटर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटेंड लैटिट्यूड में, 30 to 50 डिग्री लैटिट्यूड में नॉर्थवर्ड्स और साउथवर्ड्स दोनों जगह आते हैं। फ्रॉम द इक्वेटर दिस रीजन्स आर टिपिकली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एक्सट्रीम्स ऑफ ईच कॉन्टिनेंट। मतलब क्या, कॉन्टिनेंट्स के साइड में हमें देखने को मिलते हैं, ईस्ट और वेस्ट कॉन्टिनेंट कोस्ट पे। Sometimes summer months may feature convection thunderstorms, and winter months may feature mid-latitudinal cyclones. इसको हम क्लासीफाई करें तो CFA को हम गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, जिसमें ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आता है। CFB को जो हमें मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट्स बोलते हैं, जिसको हम ब्रिटिश टाइप भी बोल सकते हैं। CFS को जो है हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक जोन बोलते हैं, जो कि जिसमें विंटर रेंज हम बोलते हैं। CW और चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट में समर रेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जिसको हम चाइना टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज है वेस्ट और ईस्ट का, अमेरिका में ये पोर्शन, यूरोप में यहाँ पे थोड़ा पोर्शन, वहीं पे यहाँ पे गल्फ रीजन में इस पोर्शन में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट साइड में और ये आइलैंड्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। CFA को फर्स्ट समझते हैं। तो लाइज ऑन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट इन सब ट्रॉपिकल, नो ड्राई सीजन because in this region air masses are unstable and cause rainfall throughout the year. Now for example, हम यहाँ ले सकते हैं एग्जाम्पल ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको विच मीन्स अराउंड समवेयर हियर। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, सदर्न ईस्टर्न चाइना, सदर्न जापान, नॉर्दर्न ईस्टर्न अर्जेंटीना, कोस्टल साउथ अफ्रीका एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। Annual range of precipitation vary 75 to 150 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वाई देयर इज डिफरेंस इन रेन इन AF एंड CF। मतलब जब हम AF लिखते हैं तो F का फुल फॉर्म भी होता है फुल रेन, मतलब यहाँ थ्रू आउट द ईयर हमें रेन देखने को मिलती है। CF में भी यही रहता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर डिफरेंस आता है एवरेज टेम्परेचर का। यहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन डिफर करता है। तो एफ में जो है प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, एफ में प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। वहीं हम बात करें CF की, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। CFA और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर जो है चेंज होता रहता है, मतलब एकदम से यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ह्यूमिड high humidity summers like humid tropics, frost with polar air masses in winter, 25 to 100 enough precipitation, decreasing inland, monsoon influence in Asia। तो ये होता है CFA टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ हम देख सकते हैं इस पार्ट में, जहाँ जहाँ पे येलो डार्क और रीजन दिख रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो CFB और मैसिव वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट्स, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, मैसिव ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। तो इसमें क्या होता है, CFB और मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट्स में located polewards from the Mediterranean climate on the west coast of the continents. The main areas are northern eastern Europe, west coast of North America, North California, southern Chile, southern Australia, southern Australia। ठीक है, ये ग्रुप C
ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ड्यू टू मेराइन इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर इज मॉडरेट इन विंटर। विंटर में मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है, is moderate, and in winter it is warmer than its latitude. Annual range of precipitation vary from 20 to 50 centimeter. Winters are milder, they come with heavy rainfall due to mid-latitude cyclones. Westerlies get onshore frontal rains in cyclones हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे CFP टाइप ऑफ क्लाइमेट हम देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे समझा अभी। ठीक है, तो ये CFP टाइप ऑफ ये जगह पोर्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं मैराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट और ब्रिटिश क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पे आता है हमारा ब्रिटिश। ठीक है, तो यहाँ पे CFP में टेम्परेचर वापस से वही वेरी करता है विंटर टू समर में। अब यहाँ पे हम देखते हैं CS और द मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक जोन्स। Such type of climatic conditions exist near Mediterranean Sea and along the west coast of continents in subtropical between 30 to 40 degree latitudes. Examples include Portland and Central California in USA. Central Chile comes under the influence of subtropical high in summer and westerly wind in winter. Precipitation ranges between 35 to 90 centimeter. समर जो ड्राई होता है प्रेजेंस ऑफ सिंकिंग एयर की वजह से। विंटर रेन्स विंड बिकम ऑनशोर। विंटर में क्या होता है, विंड जो है ऑनशोर रहती है और हमें पता है ऑनशोर विंड जो है मॉइस्चर लाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा रेन देखने को मिल सकती है। तो प्रेजेंस ऑफ सिंकिंग एयर एंड फ्रंटल साइक्लोन्स एंड रेन्स हमें यहाँ देखने को मिलती है। प्रेसिपिटेशन इज हेवीएस्ट ड्यूरिंग द विंटर्स ड्यू टू मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स। प्रेसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि साइक्लोन्स की वजह से। There is hardly any rainfall during the dry summer. समर में हमें रेनफॉल देखने को नहीं मिलती है। टेम्परेचर इन समर इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस एंड इन विंटर बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस पोर्शन में जो कि 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ में हम देख सकते हैं। इतना पोर्शन यूरोप का और सब पोर्शन अफ्रीका का हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे इसके बाद हम आते हैं CW और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और चाइना टाइप क्लाइमेट पे। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और चाइना टाइप क्लाइमेट पे तो ड्राई इन विंटर एंड हॉट इन समर। पोलवर्ड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न मेनली इन नॉर्थ इंडिया प्लेन्स एंड साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन्स। रेन्स इन समर, शिफ्ट ऑफ ITCZ एंड विंड्स बिकम ऑन शोर, जो इंडिया के केस में होता है। इसके बाद हम आते हैं D टाइप कोल्ड स्नो क्लाइमेट, स्नो फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा स्नो देखने को मिलती है। तो यहाँ हमेशा पोलवर्ड्स मतलब अपर नॉर्दर्न साइड में हमें देखने को मिलते हैं ये ग्रीन पोर्शन, D टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो इसमें कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स occur in the large continent area in the northern hemisphere between 40 degree to 70 degree north latitudes. In Europe, Asia and North America, summers are typically warm but can also be cool, while winters are cold. During the summer months, average temperatures climb above 10 degrees Celsius, while in colder months, it can be less than 3 degrees Celsius. Cold snow forest climates are divided into two types: DF, cold climate with humid winters, and DW, कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। तो F में हमेशा फुल रेन देखने को मिलती है, W में ड्राई एंड वेट क्लाइमेट देखने को मिलता है, कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। DS है जो कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई समर देखने को मिलता है यहाँ, DS में समर, W में विंटर। तो द सेवरिटी ऑफ विंटर इज मोर प्रोनाउंस्ड इन हायर लैटिट्यूड्स। जैसे जैसे हम पोलवर्ड्स की तरफ मूव करेंगे, पोल्स की तरफ मूव चलते हैं तो हमें ज़्यादा विंटर में सेवेरिटी देखने को मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस ठंडी पड़ती है वहाँ पे। आगे चलते हैं तो हम DF देखते हैं, कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर्स। तो कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर ऑकर्स पोलवर्ड ऑफ मैराइन वेस्ट कोस्ट एंड क्लाइमेट मिड लैटिट्यूड स्टीप। द विंटर्स आर कोल्ड एंड स्नोई। द फॉरेस्ट फ्री सीजन इज शॉर्ट। The annual ranges of temperature are large. Poleward, the winters are more severe. Wind pack Canada।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेम्परेचर इसका काफ़ी ज़्यादा लो रहता है, मतलब यहाँ पे हार्डली हम यहाँ पे देखते हैं -10 डिग्री सेल्सियस है। जो ऊपर भी जाता है 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, वापस से माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वापस से। इसके बाद हम आते हैं DW पे, जहाँ पे हमको विंटर देखने को मिलते हैं। कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स ओकर mainly on northern Asia. The development of pronounced winter anticyclone and its weakening in summer sets in monsoon like reversal of wind in this region. Precipitation occurs in summer mostly frontal, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है सिंकिंग एयर कॉलम देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्योंकि हम पोल वर्ड्स की बात करते हैं, पोल में जो है विंड ट्रॉपिक्स की तरफ जाती है, वहीं ट्रॉपिक्स से जो विंड्स है वो पोल्स की तरफ जाती है, तो हमें काफ़ी सारा फ्रंट्स देखने को मिलते हैं। फिर देन आता है एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लो, काफ़ी कम प्रेसिपिटेशन होता है, अराउंड सिर्फ 12 to 15 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आते हैं पोलर क्लाइमेट्स पे और ई टाइप क्लाइमेट पे। तो पोलर क्लाइमेट्स एग्जिस्ट पोलवर्ड बिटवीन 70 डिग्री लैटिट्यूड। Temperatures are usually low all year round in polar climatic regions. The warmest months see temperatures less than 10 degrees Celsius, usually occurring in the northern coastal regions of North America, Asia, Europe, and Greenland and Antarctica. Polar climates consist of two types, ET tundra forest and EF ice caps. ठीक है, तो टुंड्रा में द टुंड्रा क्लाइमेट इज सो कॉल्ड आफ्टर द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन लाइक low growing mosses and lichens. This is the region of permafrost where the subsoil is permanently frozen. During summer, the tundra regions have very long duration of daylight. इसका एग्जाम्पल यहाँ पे एक इमेज होना चाहिए, आई थिंक नहीं है। ठीक है, तो टुंड्रा रीजन से वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन डे लाइट। यहाँ पे हम वापस से टेम्परेचर देख सकते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है। यहाँ पे हमें देख सकते हैं सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम जा रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो अराउंड -20 डिग्री -23 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है यहाँ पे। प्रेसिपिटेशन भी काफ़ी लो है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते थे, हमारा ये ग्रुप ई पोल बर्ड्स हाई लेटीट्यूड्स में देखने को मिल रहा है हमको ये। ठीक है, 70 डिग्री नॉर्थ मतलब कि ये पोलर में आता है। आइस कैप्स सरफेस इज परमानेंटली कवर्ड इन आइस और स्नो। The ice cape climate (EF) occurs over interior Greenland and Antarctica. Even in summer, the temperature is below freezing point. This area receives very little precipitation. आइस कैप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइस कैप्स में जो है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है, हमेशा -5 डिग्री के नीचे ही रह रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चल समरलेस ऑल मंथ्स बिलो फ्रीजिंग, वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड विंडी। तो हमने यहाँ पे पूरा कूपन्स क्लासिफिकेशन एंड होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं टॉर्नेडो पे हमारे। तो टॉर्नेडो क्या होता है, जब विंड्स वार्म विंड और कोल्ड विंड, तो ये हमें जो ट्रॉपिक्स में देखने को मिलता है, लेकिन इंडियन साइड में नहीं, ये हमें मिलता है यूएसए साइड में। अब यूएसए में क्यों मिलता है, क्योंकि यूएसए में जो है माउंटेन्स नहीं है, तो पोलर रीजन से जो डायरेक्टली कोल्ड विंड बहुत ज़्यादा आगे आ जाती है, स्पीड से आती है। अब जब यही विंड्स वार्म एयर से टकराती हैं, तो एक बार पोलर विंड आई, देन वार्म विंड आई, फ्रंट जनरेट होगा, देन इसके अबव बाद में लेयर क्रिएट होती है फ्रंट की, देन अबव एक और लेयर क्रिएट होती है फ्रंट की। तो मतलब ऐसे करके काफ़ी सारे फ्रंट एक के ऊपर एक एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और ये ऊपर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाना शुरू कर देते हैं। अब जब यही एयर जब अपड्राफ्ट होती है और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनाती है धीरे 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 धीरे, तो जो ये ड्राफ्ट है और ओशन है, यहाँ पे सरफेस सपोज करो ओशन है, तो ये भी अब ड्राफ्ट होता है, यहाँ पे काफ़ी सारा इवोपरेशन होता है। और जो दो पोर्शन होते हैं, मतलब जो अपर ड्राफ्ट होकर एयर क्लाउड्स जो नीचे आ रहे हैं स्पाइरल फॉर्म में, और जो नीचे से जो क्लाउड्स ऊपर जा रहे हैं स्पाइरल फॉर्म में, कनेक्ट हो जाते हैं, और जिसको हम बोलते हैं टॉर्नेडो। ठीक है, तो फास्ट मूविंग वार्म एयर डेवलप अ विंड shear due to different speed and opposing movement, or spiral like motion is observed on the ground with cold air at the bottom and warm air on top। मतलब दोनों तरफ में देखने को मिलता है। coupled with intense low pressure on the ground, the entire wind system gets lifted upwards। presence of cumulonimbus clouds further provide the upper air suction।
मतलब कि ऊपर से सक करता है पूरा। जब क्लाउड टोर्नेडो स्पिन करता है तो सक्शन विच कनेक्ट्स दिस राइजिंग शियर एंड मूव्स वेरी फास्ट अलॉन्ग द एरियाज ऑफ लो प्रेशर। वेरी कॉमन इन यूएस। अभी हमने पढ़ा कि लेक ऑफ ईस्टर्न ईस्ट टू वेस्ट बेरियर्स माउंटेन्स यहाँ पे नहीं मिलते, जिसके से क्या होता है नॉर्थ अमेरिका में कोल्ड एयर मास रीचेस लोअर लैटिट्यूड्स इजीली। गल्फ ऑफ मैक्सिको प्रोवाइड्स सफिशिएंट मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिसके से क्या होता है हीटिंग ऑफ प्लेन्स क्रिएट अ लो प्रेशर ऑन ग्राउंड। टोर्नाडो के बाद हम खत्म अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ओशनोग्राफी का। तो ओशनोग्राफी में हम सबसे पहले देखते हैं ओशन रिलीफ। तो हमें पता है कि ओशंस जो है मतलब प्लेन नहीं है, काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स से पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ओशंस में एक टाइम पे पहले क्या हुआ करता था, काफ़ी सारे कोई ह्यूमन सारा जो इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ओशन में ही रहा करते थे। एक टाइम में जब फिर वॉल्केनिज्म हुआ, काफ़ी सारी एसिड रेन हुई, तो काफ़ी सारे जो रॉक्स हैं वो इरोड होकर क्या ओशन में आ गए। अब जब ये रॉक्स और लावा ओशन में गिरे तो काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स जो है ओशन में क्रिएट होने लग गए। तो इससे क्या होता है फाइटोप्लैंक्टन्स जो यानी प्लांट्स हैं वो काफ़ी सारे जनरेट होने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ जब वो फाइटोप्लैंक्टन्स डाई करते हैं मरते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है। अब जो ये शोर है मतलब ओशन में जो इतनी भी लिविंग बींग्स हैं सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं इन शोर्स पे, मतलब क्या कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पे। तो यहाँ पे क्या होता है जो फाइटोप्लैंक्टन्स डाई करते हैं और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ओशन में क्या होता है ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी होने लग जाती है। और ज़्यादातर जो है और ज़्यादातर जो जितने भी प्लांट्स और जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ रहती है इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में, जो आपको एक लाइट ब्लू करके चारों तरफ दिख रहा है यहाँ पे अमेरिकन कोस्ट में, थोड़ा बहुत गल्फ में, यहाँ इस पोर्शन में। तो यहाँ पे क्या 90% 90% बायोडाइवर्सिटी जो ओशन में रहती है वो इसी जगह पाई जाती है। ठीक है। तो जब ये ओशन में फाइटोप्लैंक्टन्स डाई करते हैं और ऑक्सीजन से साथ रिएक्ट करते हैं तो ओशन में जो है ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है काफ़ी सारे जो एनिमल जो वाटर स्पीशीज़ हैं वो मरने उनकी डेथ होने लगती है। तो उससे क्या होता है इसी बीच क्या होता है जो एंसेस्टर्स है शार्क के जो काफ़ी और ज़्यादा बड़े हुआ करते थे वो यहाँ पे मर जाते हैं। उसी के साथ क्या होता है जेलीफिश जो है यहाँ से निकल के, क्योंकि इन्वायरमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा नहीं था, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो रही थी, तो जेलीफिश है यहाँ से निकल के डीप ओशन में जाने लगती है, डीप ओशन में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ओशन रिलीफ तो हमने पढ़ा लैंड अंडर द वाटर्स ऑफ ओशन एग्जिबिट्स एंड कॉम्प्लेक्स वेरिड फीचर्स। दीज आर फॉर्म्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट, वॉल्केनो से हम मिलता है डिपोजिशनल प्रोसेस एंड इरोजनल मतलब जो स्वैश जो फॉर एग्जांपल सपोज करो आपका यहाँ पे आपके यहाँ पे लैंड है। ठीक है। और यहाँ से आपका वाटर ओशन जो है फ्लो हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि वाटर सिर्फ स्टिल एक जैसा रहता है, जब वाटर यहाँ पे आगे आता है तो इसको हम बोलते हैं स्वैश। क्या बोलते हैं स्वैश। जब भी वाटर की लहर आगे आती है तो उसको हम बोलते हैं स्वैश, जो काफ़ी सारा मटेरियल जो है इरोड कर देता है। अब जब यही आगे वाला वाटर बैक मतलब बैक की तरफ जाता है तो हम इसको बोलते हैं बैक वॉश, तो इसको हम बोलते हैं बैक वॉश। ठीक है। तो यहीं पे टेक्टोनिक प्लेट्स हमें क्या देखने को मिलता है ट्रेंचेस एंड रिजेस। वॉल्केनो से हमें देखने को मिलता है एमोर्स मिड ओशनिक रिजेस एंड सी माउंट्स। डिपोजिशनल प्रोसेस एंड इरोजन से हमें देखने को मिलता है सबमरीन और कैनियंस। गोयार्ड्स क्या होते हैं अंडर ओशन में, फॉर एग्जांपल ये आपका ओशन है, यहाँ पे माउंटेन्स रहते हैं इस तरह के। अब क्या होता है थोड़े टाइम बाद ये माउंटेन्स जो है इरोड हो जाते हैं वाटर प्रेशर की वजह से,
और इस तरह का प्लेन फीचर बना लेते हैं माउंटेन्स का, फ्लैट, जिसको हम बोलते हैं गोयार्ड्स। डीप सी प्लेन्स। इसके बाद हम आते हैं डिवीजन ऑफ ओशन फ्लो। डिवीजन ऑफ ओशन फ्लो, तो इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड ओशनिक डीप्स हमें देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंच। बिसाइड्स these divisions there are also major and minor relief features in the ocean floors like ridges, hills, seamounts, goyards, trenches, canyons and etc. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमें सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब ये हमारा आता है कोस्टल प्लेन। ये पोर्शन हो जाता है हमारा कोस्टल प्लेन, जहाँ पे ओशन कॉन्टिनेंट के बाद यहाँ से जो फ्लोर शुरू हो रहा है इतना पोर्शन, ये हमारा आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही जो है 90% स्पीशीज, वाटर स्पीशीज अवेलेबल है, जो अभी हमने समझा। ठीक है, इसको बोलते हैं जहाँ वाटर ओशन कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं शोर लाइन। शोर लाइन, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद हमारे पास आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। मतलब क्या, जब ये ओशन ख़त्म होता है, स्लोप शेल्फ ख़त्म होता है, तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इरोजन की वजह से, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर आती है सबमरीन कैनियंस, हमें पहाड़ देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंडर ओशन माउंटेन, जिसको हम बोलते हैं सी माउंट्स, अबीसल प्लेन्स, कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज एक्सटेंडेड मार्जिन of each continent occupied by relatively shallow seas and gulfs. It is the shallowest part of the ocean where depth varies from 30 meter to 600 meter. Average width is 80 km in some cases, not existent or marginal like coast of Chile, west coast, Sumatra. The largest around 15,000 km, example Siberian shelf in Arctic Ocean. The shelf typically ends at very steep slope called the shelf break or source of fossil fuels. अब इंडिया में और हम जब बात करें कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, तो हमें बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो स्पीशीज़ है वाटर की, जो अंडर वाटर रहती है, वो इस पार्ट में कॉन्टिनेंटल शेल्फ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब इसीलिए जब ये डेड स्पीशीज़ उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म फॉसिल फ्यूल में जमा हो जाते हैं, और बाद में हमें ये पेट्रोलियम रिजर्व्स, नेचुरल गैस, इन सब में देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन सी बड़ी है, वेस्ट कोस्ट वाली या फिर ईस्ट कोस्ट वाली? कौन सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है? तो फर्स्ट थिंग हमें यहाँ एक चीज़ समझना है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, अगर इस तरह का प्लेन एरिया रहेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर इस तरह का प्लेन एरिया रहेगा, ये प्लेन एरिया जा रहा है, अब यहाँ पे ओशन है आपका, ये ओशन जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की विड्थ ज़्यादा होना चाहिए। और इन केस आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में इस तरह का स्लोप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल विड्थ तो कम होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन ऐसा इंडिया के केस में नहीं है, जबकि कॉन्टिनेंटल जो यहाँ पे इंडिया में स्लोप इस डायरेक्शन में वेस्ट कोस्ट में पाया जाता है, और ईस्ट कोस्ट में तो प्लेन स्लोप ज़्यादा देखने को मिलता है, प्लेन स्लोप। तो वाई ऐसा क्यों है कि वेस्ट कोस्ट में हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो उसका रीज़न ये है कि वेस्ट कोस्ट का काफ़ी सारा पार्ट जो है सबमर्ज, अंडर ओशन सबमर्ज हो चुका है। ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट तो हमें अंडर ओशन लैंड और अंडर ओशन कॉन्टिनेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहते हैं, उनका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे है कि सनलाइट। सनलाइट जो है सबसे ज़्यादा डीप ओशन में नहीं जा पाती है, तो इतने एरिया में जितने सनलाइट ज़्यादा कवर होती है, उतने एरिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें पाई जाए, बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम इसके बाद आते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप पे। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप ऑफ कोर्स यहाँ पे जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ फिनिश होता है, तो हमें ये स्लोप देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिकेट्स द एंड ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इंडिकेट करता है कि एंड ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कनेक्ट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड ओशन बेसिन्स,
The depth of slope region varies between 200 to 300 meters. Canyons and trenches are observed here. आगे चलते हैं। इसके बाद आता है सबमरीन कैनियंस। तो सबमरीन कैनियंस की हम जब बात करें तो हमें जो एक क्रैक देखने को मिल रहा है, इतनी बड़ी गैप देखने को मिल रही है कैनियंस, इसको बोलते हैं हम सबमरीन कैनियंस। अब ये क्रिएट कैसे होते हैं? तो काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई इसके ऊपर, लेकिन सब फर्स्ट थ्योरी दी गई कि रिवर्स की वजह से। जब रिवर्स अपना सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट करती हैं तो काफ़ी सारी स्पीड में आती हैं। अब ये डिपॉजिट क्या करते हैं, ड्रैग होके जाते हैं सबमरीन कैनियंस में, और इस तरह की क्रैक्स क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से सबमरीन कैनियंस क्रिएट होती हैं। लेकिन इन केस अगर सबमरीन जहाँ पे रिवर डिपॉजिट नहीं हो रही, वहाँ पे फिर सबमरीन कैनियंस कैसे पाई जाती है? तो उसका रीज़न है वाटर, जो स्पीड वाटर बार बार ओशन जो इरोशन करता है, बार बार जो वाटर आगे जाता है, देन बैक स्वैश करता है, देन वापस से बैक स्वैश करता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो हार्ड रॉक्स और सेडिमेंट्स है वो बह के आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है ड्रैग करते ओशन सरफेस पे, इस तरह सबमरीन कैनियंस बना लेते हैं। तो ये सारी सबमरीन कैनियंस यहाँ पे क्रिएट होती है। कुछ होती है जो रिवर की वजह से, रिवर अपने जो ओशन डिपॉजिट करती है सेडिमेंट्स की वजह से। कुछ क्रिएट होती है स्वैश और बैक स्वैश, मतलब जो ओशन वाटर जो इरोजन सेडिमेंट्स करते हैं उसकी वजह से सबमरीन कैनियंस क्रिएट होती है, ठीक है। तो ड्यू टू द वेव एक्शन इन coastal regions, there occurs a downward slide of mud, sand, and pebbles, rocks, etc. across the shelf. This motion gains speed, which in certain rare cases can attain a 45 to 50 km per hour. This is known as turbidity currents. In certain areas over a long period of time, the repeated motions create long and narrow depression with vertical walls and branchings on the sides. These eroded features are known as submarine canyons. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।